जेएमडी न्यूज़ के खास कार्यक्रम आपके अधिकारी में आज हम मिलाने जा रहे हैं मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव जी से, जो एक नेक दिल इंसान के साथ बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। सर, आपका जेएमडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वरुण जी। आज के वार्ता के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके अधिकारी कार्यक्रम में जैसे हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपकी कहाँ आप बिलोंग करते हैं और वहाँ से आपने कैसे शुरुआत की, कब तक वहाँ रहे, क्या आगे क्या मतलब। मैं मूलतः जनपद बलिया का निवासी हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हाई स्कूल तक बलिया से ही हुई है। फिर कुछ पारिवारिक परिस्थितियों मुझे अपने बड़े भाई साहब के साथ, जो सरकारी सेवा में थे, उनके साथ यही मुझे रहना पड़ा और मेरी इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है मैंने जनपद आगरा से पास की है। बीएससी गोरखपुर से और फिर एमएससी सांख्यिकी की परीक्षा जो है मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है। ये मेरा छोटा सा संक्षिप्त शैक्षिक विवरण रहा। मूलतः एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ और एमएससी के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए अंततः प्रादेशिक विकास सेवा में खंड विकास अधिकारी के पद पर मैंने 23 अगस्त 1991 को अपना योगदान प्रस्तुत किया था। सर, 1991 में आपने इस सेवा में आपने पदार्पण किया और आज 2020 है और आप मुख्य विकास अधिकारी के पद पर हैं। तो पिछले लंबे 30 साल के इस लंबे कार्यकाल में कोई ऐसा अनुभव, कुछ ऐसा अनफॉरगेटेबल चीज़ जो आप साझा करना चाहते हो? देखिए, सेवा के शुरुआती दिनों में जो भी अनुभव प्राप्त हो रहे थे, सब बड़े अच्छे अनुभव रहे हैं। इससे पहले प्रशिक्षण के दौरान जरूर हम लोगों को जो चीज़ें बताई जाती थी, तो प्रशिक्षण के दौरान एक शुद्ध रूप से सैद्धांतिक और वास्तव में उस प्रक्रिया का क्रियान्वयन फील्ड पर जाके होना, तो उनमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। बहुत सारे अनुभव गरीबों के बीच कार्य करने के लिए, विकास की योजनाओं को गति देने के लिए बहुत जो अवरोध भी रहे हैं, उनसे कैसे व्यवहारिक रूप से उन अवरोधों को ख़त्म करके आगे बढ़ा जाए, तो ये चैलेंजेस भी रहे हैं। अनुभव की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। सर, आपने खंड विकास अधिकारी से अपनी सेवा की शुरुआत की थी। कहते हैं कि ग्राम विकास के लिए सबसे जो अहम अधिकारी होता है वो खंड विकास अधिकारी होता है, और गांव में गरीब जो वर्ग होता है वो बहुत ही आशा के साथ बीडीओ साहब के पास जाता है कि उसकी सुनवाई होगी, उसे मकान मिलेगा, उसका नाली खंजा गिरेगा। तो कई बार शिकायतें मिलती हैं कि खंड विकास अधिकारी सुनते नहीं हैं। वो क्या बोलते हैं कि उनका जो कार्यशैली है वो गांव के जो निस्तारण के बदले वो एक तरह से फाइलों में बस वो सारी शिकायतें रहती। तो क्या इस तरह की अवधारणा क्या है? नहीं, ये मैं इसका प्रतिवाद करता हूँ। और खंड विकास अधिकारी का पद वास्तव में बहुत संवेदनशील होता है। शासन की ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी योजनाएं हैं, उनकी क्रियान्वयन एजेंसी खंड कार्यालय है और खंड कार्यालय को हेड करता है खंड विकास अधिकारी। तो उसको तो संवेदनशील होना ही पड़ेगा। और विकास खंड की जो स्थापना हुई है, ग्रामीण विकास की है, और ग्रामीण विकास में जो प्राथमिकता है वो गरीबों के विकास की है। बहुत सारी योजनाएं गरीबों के विकास हितार्थ ही चलती हैं, किस प्रकार उनका उन्नयन हो। तो निश्चित रूप से खंड विकास अधिकारी बहुत संवेदनशील तरीके से कार्य करता है। ग्रामीण जनता की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। ग्रामीण जनता अपनी समस्याओं के लिए हम लोगों के पास जब पहुंचती रही, तो हमारा तो ये व्यक्तिगत रूप से प्रयास रहता था कि उनकी समस्याओं का निस्तारण जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो किया जाए। अधीनस्थों को तदनुसार निर्देश दिए जाते थे और मुझे इस बात की खुशी रहती थी। मैं प्रतिदिन ये रात में सोचता था कि आज मैंने क्या कार्य किया, अच्छा किया, नहीं किया। तो
अंत में ही पाते थे कि ठीक है, मैंने अपनी क्षमता अनुसार अपनी सीमा के अंतर्गत अच्छा करने का प्रयास किया है। बाकी और इसका बोध भी होता था जब उसके रिजल्ट आते थे और वो ग्रामीण व्यक्ति जो है जिसके कार्य का निष्पादन उसको शायद लगता था कि नहीं हो पाएगा या मुश्किल है, जब उसको सहज तरीके से परिणाम मिल जाते थे तो बड़ी दुआएं देता था, बड़ी बड़ाई आपकी होती थी। तो ये अच्छा सुखद अनुभव रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने बड़े संवेदनशील तरीके से कार्य किया है। खंड विकास अधिकारी अपने आप में एक बड़ा संवेदनशील पद है, तो वो इसके बिना काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। सर अगर हम निजी जीवन की बात करें तो आपके परिवार में कब वैवाहिक जीवन आपकी शुरुआत हुई, संघर्षों भरा रहा है और आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं किसके? देखिए, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से रहा हूँ और जहाँ बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं सुलभ थी, बहुत चीज़ों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता था। इस संघर्ष के बीच में कहा जाए कि वो सोना जो है तप के निकलता है, तो कुछ ऐसी कहानी हम लोगों के साथ रही है। संघर्ष लंबा रहा है। हमारे परिवार में काफ़ी सदस्य हैं। जब मैं इंटर का विद्यार्थी था तभी हमारे पिताजी की असामयिक मृत्यु हो गई थी और हमारे बाद भी मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई उस समय क्लास 1 का विद्यार्थी था। तो तब से लेकर ये यात्रा हम लोगों की आगे बढ़ती रही है। हमारे एक बड़े भाई साहब ही सरकारी सेवा में तत्समय थे। संयुक्त परिवार था, बड़ी जिम्मेदारियां थी, मगर सबने अपने अपने रोल का भली भांति निर्वहन किया और ऊपर वालों के और पूर्वजों के आशीर्वाद से हम निरंतर उन्नत के पथ पर ही बढ़ते गए। मेरा वैवाहिक जीवन का सफ़र जो है सन 1995 में शुरू हुआ। मुझे 2 पुत्रियां प्राप्त हैं। देखिए, संघर्ष की एक स्थिति यहाँ भी आई जब हमारे स्वजनों ने, परिजनों ने, एक सामाजिक मान्यता है कि भाई मुखाग्नि देने के लिए एक पुत्र होना चाहिए, उसके लिए बड़ा दबाव दिया। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं और मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी भी, उन्होंने ईश्वर प्रदत्त दोनों लक्ष्मियों को स्वीकार किया। हमारी कोई और आकांक्षा नहीं रही और ये माना जाता है और मैंने देख भी लिया कि अगर बेटियां अच्छी हैं तो फिर बेटों से कहीं कम नहीं हैं। मेरी दोनों बेटियां पढ़ने में बड़ी कुशाग्र रही हैं, अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आती रही हैं। आज मेरी बड़ी बेटी इंजीनियरिंग के 4थे साल में है और छोटी बेटी भी उसी कदमों पर चलते हुए इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष में प्रवेश कर लिया है। मुझे इनके शिक्षा के बारे में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। आजकल एक छोटे से कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए पेरेंट तक का इंटरव्यू हो जाता है, बड़ी दिक्कतें होती हैं। और मुझे खुशी है कि मैं जिस भी जनपद में परिवार के साथ जहाँ जहाँ रहा, बच्चों ने अपनी मेरिट पर उस जनपद के सबसे अच्छे स्कूल में प्रवेश लिया और अच्छा परिणाम दिया। तो ये यात्रा चलती रही, आज भी यात्रा गतिमान है। सर अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो आपने बलिया से शुरुआत की, तो ये कहते हैं ना बचपन के जो दोस्त होते हैं वो कभी नहीं भूले सकते। तो ऐसे अभी कौन से दोस्त हैं, मैं उनका नाम भी मैं चाहूँगा कि वो प्रोग्राम देखें और उन तक पहुँचे कि आप अभी भी उनको मिस करते हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं, तो ऐसे दोस्तों को कब आपको ये लगता है कि आज होने चाहिए वो? देखिए, बचपन के दोस्त जो हैं, कृष्ण जी जब द्वारकाधीश बन गए तब भी सुदामा की मैत्री में वो भूले नहीं उसको। वो एक निस्वार्थ मैत्री भाव होता है, वो सब स्वार्थों से परे। और ये बचपन के दोस्त ही हैं जिनसे आप हर चीज़ आप शेयर करते हैं। तो किसी एक विशेष दोस्त का नाम लेकर मैं अन्य दोस्तों को नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ। हमारे बचपन के सभी दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और हम लोग उसमें निरंतर जो है वो क्रिया
वार्तालापों से एक दूसरे से रूबरू होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। बचपन की दोस्ती की जगह कोई नहीं ले सकता। सर आप पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, तो एक पूर्वांचल का जो व्यंजन है वो बहुत फेमस होता है। तो आप इस दौरान कई जनपदों में रहे हैं और अभी आप बुंदेलखंड में हैं, तो क्या आप उस व्यंजन को मिस करते हैं या सबसे पसंदीदा आपको कौन सा खाना लगता है? देखिए, मैं जनपद बलिया को बिलोंग करता हूँ और बलिया का बाटी चोखा अब पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। मैं थोड़ा सा और आपको विस्तार में बताना चाहूँगा कि चूँकि बचपन मेरा वहीं गुजरा है, तो बचपन में जो खाने का टेस्ट है वो आज भी हमारे दिलो दिमाग में बसा हुआ है और वो टेस्ट नहीं मिलता। चाहे वो ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उस समय रासायनिक खादों का प्रयोग कम होता था, दवाओं का प्रयोग कम होता था, इसलिए नेचुरल टेस्ट उस समय के खाद्यान्न में, सब्जियों में काफ़ी था। अब वो निश्चित रूप से वो नेचुरल टेस्ट नहीं है, कुछ कमी आई है। और फिर बलिया का जो ये बाटी चोखा है, तो वहाँ के बलिया के चने के सत्तू में एक अपनी अलग सुगंध है, अलग मिठास है। जो चने के सत्तू तो सर्वत्र उपलब्ध है, मगर वहाँ जो सुगंध लिए हुए चने के सत्तू है, उसकी तारीफ में क्या कहा जाए। इसी वजह से वो बलिया का बाटी चोखा पूरे देश भर में प्रसिद्ध हुआ है। तो मैं उसको मिस करता हूँ। कई जगहों पे हमने बहुत वेस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी और सब तरह के खाद्यान्न व्यंजनों का रसास्वादन किया है, मगर जो बचपन का टेस्ट है उसको मैं मिस करता हूँ। सर अमूमन प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि वही बनते हैं जो जिनकी पढ़ाई में ज़्यादा रुचि होती है या पढ़ाकू होते हैं। तो खेल में आपका कितना लगाव रहा है? खेल से आप किस तरह जुड़े रहे हैं कि? बचपन में देखिए, मैं खेलों से बहुत जुड़ा रहा हूँ और ये कुछ गॉड गिफ्टेड था कि पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं रहती थी, तो इसलिए घर परिवार से मुझे खेल के लिए समय उपलब्ध हो जाता था, बहुत ज़्यादा बंदिशें नहीं थी। और मेरा ये मानना है कि मैं खेलों में अच्छा था, अच्छा परफॉर्मर था। वो चाहे इंडोर गेम्स हो, चाहे आउटडोर गेम्स हो, चाहे वो छोटे स्तर पे कबड्डी हो, गुल्ली डंडा भी हमने खेला है, या फील्ड गेम हो, हॉकी है, क्रिकेट है। तो इन सब में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहता था। और जैसे जैसे पढ़ाई का बोझ बढ़ता गया, वो और पारिवारिक चीज़ें होती गई, तो खेलों के लिए समय अपने आप में कम होता गया। खेलों के प्रति रुचि का आलम यह है कि मैं अभी भी टीवी जब खोलता हूं तो पहला मेरा पसंदीदा चैनल खेल और स्पोर्ट्स ही होता है। तो भले अब ना खेल पाता हूं उस तरह से, मगर वो रुचि अभी भी बनी हुई है। हम लोगों के समय में खेलों को करियर के रूप में ऑप्ट करने की बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुआ करती थी। उस समय तो यही स्लोगन था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज का स्लोगन परिवर्तित है, खेलोगे कूदोगे तो और बनेगे और बड़े नवाब। हाँ, तो आज खेल में भी आपका करियर है। अगर आपने कुछ अच्छा किया तो निश्चित रूप से समाज उसके प्रति जो है आपको सम्मान देता है। वो चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे कोई और हो। ये सभी जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो एज ए करियर उसको आप कर रहे हैं और उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं रहती है। सर मुख्य विकास अधिकारी के तौर पर आपने पहला चार्ज यहाँ पर जनपद जालौन में संभाला और उसके बाद 30 साल के लंबे उसमें कार्यकाल में कोरोना काल जो एक तरह से देखने को मिला, इस दौरान पूरा सर्विस का प्रारूप ही बदल गया। कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा और किस तरह आपने इस तालमेल बैठाते हुए परिवार को भी एक तरह से समय दिया या किस तरह से उनको समझाया? कोरोना देखिए एक वैश्विक महामारी के रूप में निकल के आई और हम लोगों के देश में जनवरी से इसके संकेत मिलने लगे थे, जनवरी 2020 से। मार्च में अंततः लॉकडाउन की प्रक्रिया हुई। ये एक बहुत साहसिक और महत्वपूर्ण निर्णय था। लॉकडाउन के दौरान ही जो श्रमिकों का पलायन
दूसरे स्टेट से अपने मूल स्टेट की तरफ हुआ। तो इस घटना ने, जो हम लोगों ने देखा नहीं था, सन 47 का पार्टीशन, वहाँ के लोगों का माइग्रेशन, तो कुछ कुछ उसको दिखा दिया। लोग कैसे सब कुछ छोड़कर अपने घर, अपने वतन, अपने गांव पहुंचने के लिए लालायित रहे। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल दिए, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई अन्य साधन से आ रहा है। तो ये बड़ा ही कारुणिक दृश्य था। कोरोना बीमारी के साथ लड़ते लड़ते ये समाज के इन वर्गों को भी यथासंभव सुविधा उपलब्ध कराना, ये अपने आप में चैलेंज था। बहुत सारे माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, तो उनको, चूँकि लॉकडाउन था तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था होती थी, वो हम लोगों ने पूरा, जिला प्रशासन ने जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में कार्य करने का पूरा प्रयास किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने जो कार्य किया उसमें काफ़ी हद तक संतुष्टि का स्तर रहा। एक कोरोना में कई जो माइग्रेंट्स लेबर आए और उनको रोजगार उपलब्ध कराना एक मुख्य विकास अधिकारी के पद पर रहते हुए एक कड़ी चुनौती थी आपको, तो इसका क्रियान्वयन या उसका इस दायित्व कैसे आपने निभाया? देखिए, जनपद की टीम ने इस चीज़ को महसूस किया कि जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, अपना सब कुछ गंवा कर आ रहे हैं और उनको तत्काल में रोजगार की आवश्यकता है। साथ ही साथ इसी दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की लिए निर्देश दिए थे कि इनको अधिक से अधिक माइग्रेंट्स को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और हो सके तो अस्थायी रोजगार के साधन मुहैया कराए, जिससे कि इनको रोजी रोटी की तलाश में अन्य राज्यों या अन्य जगहों के लिए जाना न पड़े। तो हम लोगों ने उसमें प्रयास किया। भारत सरकार की एक विशेष योजना भी चली थी, GKRA, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जो 125 दिन की थी, 20 जून से प्रारंभ हुई थी। तो उसमें भी सभी विभागों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने थे। हम सब ने, पूरी जनपद की टीम ने जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में इसमें काम किया है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें आपकी जनपद को पूरे देश भर में एक अच्छी रैंक प्राप्त हुई है। और जहाँ तक रोजगार की बात है, जो मनरेगा का हमारा वार्षिक बजट था, जो अगले साल मार्च 2020 में ख़त्म होता, वो करीब 44 लाख रोजगार दिवसों का सृजन करना था। इस कोरोना काल में इसकी महत्ता को देखते हुए ये 44 लाख का लक्ष्य हम लोगों ने माह अक्टूबर से पहले ही उसको अर्जित कर लिया। पूरे साल भर का जो मनरेगा का कार्य दिवस सृजन का लक्ष्य था, उसको हम लोगों ने सभी ग्रामीणों को, जो लौट कर भी आए थे, जो ज़रूरत थी, तो विशेष अभियान चलाते हुए और इसमें पूरी टीम ने अपना बहुत अच्छा सहयोग प्रदान किया है। मैं इसके लिए आपके माध्यम से पूरी टीम को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, कोरोना काल में आपकी जो एक लाइफस्टाइल है वो बहुत ही व्यस्त रही। उस दौरान आपने अपने स्वास्थ्य को लेकर किस तरह आपने अपना ख्याल रखा, और अभी तक, क्योंकि अभी भी कोरोना काल चल रहा है, तो किस तरह का आपका रूटीन बना हुआ है? देखिए, कोरोना के साथ छुआछूत की बीमारी थी और जैसा कि बाज़ार में खाना पीना ये सब भी एक वाहक हो सकते थे। लॉकडाउन भी हो गया, तो हम लोगों ने सादा भोजन और खुद का बना हुआ भोजन सफाई के साथ इसको प्रेफर किया। आयुर्वेदिक सुझाव जो भी प्राप्त हुए, जैसे काढ़ा पीना, तुलसी का प्रयोग करना, इन सब चीज़ों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल किया। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि फिजिकल फिटनेस के लिए छोटी मोटी एक्सरसाइज तो शुरू से होती रही है, मगर इस दौरान अपने स्वजनों की प्रेरणा से योग को मैंने स्वीकार किया और योगासन प्रारंभ किया। तो ये इस काल की एक देन मानी जा सकती है। और योगासन से निश्चित रूप से आप जो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर के सिद्धांत पर चलते हैं और बहुत सारी बीमारियां जो हो सकती हैं वो भी, उनका भी इफ़ेक्ट कम होता है, दिख रहा है मुझे। मैं स्वयं में काफ़ी बल्की था
योगासन के प्रभाव से निश्चित रूप से 2 महीने के ही कार्यकाल में करीब 7 से 8 किलो का वज़न मेरा कम हुआ है। तो इसके फ़ायदे बहुत हैं। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि डॉक्टर्स के सुझाए हुए तरीकों को अमल में लाते हुए, सावधानी बरतते हुए, अपनी दैनिक दिनचर्या में योगासन को शामिल करते हुए, खान पान और स्वच्छता पर ध्यान देते हुए कार्य कर रहा हूँ और इसी तरह प्रिकॉशन लेते हुए आगे भी कार्य करने की इच्छा रखता हूँ। सर, मुख्य विकास अधिकारी पर काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं, ऐसे में कई मंत्रियों का आना, नोडल अधिकारी का आना, तो ऐसे में आप अपनी टीम को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? और साथ ही साथ पैरेलली कई योजनाएं भी चल रही होती हैं और उनकी भी मॉनिटरिंग करनी होती है, तो इसका सामंजस्य किस तरह से बैठाया जाता है? देखिए, हम लोग के पीछे टीम है और शीर्ष स्तर पर जिलाधिकारी महोदय का बहुत ही उत्तम नेतृत्व प्रदान हो रहा है और उसी का परिणाम यह है कि विशेष आयोजन भी हम लोगों के लिए कोई दिक्कत तलब नहीं होते हैं। जो भी निर्देश शासन स्तर से प्राप्त होते हैं, जो भी अपेक्षाएं होती हैं जनपद से, हम और हमारी टीम पूरी तरह लगी रहती है। जिलाधिकारी महोदय का कुशल नेतृत्व प्राप्त होता है, तो एक बहुत बड़ी ये सफलता का मंत्र है और अभी तक सभी ऐसे अवसरों पे हमारी टीम ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। किसी भी स्तर पे कोई इस तरह की बातें नहीं आई हैं कि हाँ साहब ये यहाँ पे परफॉर्मेंस गड़बड़ रहा है। तो मैं टीम को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारी टीम वास्तव में बधाई के पात्र है। साथ साथ योजनाएं, देखिए कंसिस्टेंसी, अगर आप लगातार अपने काम को कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एकाएक आपके सिर पर कोई बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा। लगातार टीम काम कर रही है, प्रयासरत रहें कि हम हर दिन अपने हिस्से का काम निपटाएं। तो ये सूत्र वाक्य है कि हर दिन अपने हिस्से का काम हम निपटा दें। सर, मुख्य विकास अधिकारी के तौर पर आपकी एक टीम एक सशक्त तौर पे काम कर रही है। सेकंड चीज़, कई बार क्या होता है कि बैक टू बैक बैठकें होती हैं, बैक टू बैक वीसी होती हैं और ऐसे में फील्ड पर भी आपको जाना होता है, तो इस तरह आप किस तरह से सामंजस्य मतलब आपको बैठाना पड़ता है? देखिए, काम ही है ये हम लोगों का है और इसमें आपको देखिए, आप केवल शुद्ध रूप से प्रशासक बन के कार्य नहीं कर सकते। तो मैं ये मानता हूँ कि प्रशासक कम प्रबंधक की भूमिका में रह के कार्य करता हूँ और सब काम संपन्न होते जा रहे हैं। जैसे जैसे निर्देश मिलते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी वो निर्देश नीचे स्तर तक पहुँच जाएं और चूँकि टीम अच्छी है तो कार्य होते हैं। एक आम आदमी आपके पास शिकायत लेकर आता है और वो बड़ी आशा के साथ आप तक आता है, और उसके निस्तारण के लिए आप किस तरह उसकी एक सांत्वना, मतलब किस तरह उसको निस्तारित करते हैं? देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हमारे कार्यालय में आ रहा है तो उसकी कुछ न कुछ समस्या है, उसकी कुछ न कुछ दिक्कत है और वो कुछ अपेक्षा और आशा के साथ हमारे कार्यालय में आता है। वो अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना धन व्यय करके हमारे पास आया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र से दूर दूर से आते हैं। तो मेरा ये प्रयास होता है कि अगर उनकी समस्या का निस्तारण तात्कालिक रूप से हो सकता है तो अधीनस्थों को बुलाकर तत्समय ही निर्देश देकर निस्तारण करने का प्रयास करता हूँ। यदि उसमें समय लगने की संभावना होती है तो उस व्यक्ति को पूरी तरह से ये समझा कर कि इसमें इतने दिन का समय लगेगा, हमें ये कार्य करने के लिए तत्पर हैं, आपकी समस्या के निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो ये संवेदनशीलता के साथ इस कार्य को टेकअप करना पड़ता है और मुझे लगता है आप अगर इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को बार बार आने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। एक बार आने पर ही अगर उसके कार्य संपादित हो जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जन विश्वास भी प्रशासन के प्रति बढ़ता है और मैं इसी परिणाम पे काम करना चाहता हूँ। सर, जालौन वासी की जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जालौन जनपद की जनता बहुत ही समझदार और संवेदनशील है। प्रशासन का विभिन्न अवसरों पे बखूबी उन्होंने सहयोग और
दिया है। अभी कोरोना काल में यहाँ की जनता के ही सहयोग से इतने बड़े समुदाय को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकी है। जगह जगह पे भोजन के पैकेट्स देना, पानी देना, इस तरह की संचार सेवाएं, मतलब ट्रांसपोर्ट की सेवाएं देना, तो ये सब बहुत बड़ा संकट था जो जनता ने मिलजुल कर सहयोग देकर निपटाया है। महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कोरोना संकट अभी ख़त्म नहीं हुआ है और कुछ जगहों पे जनता की तरफ से लापरवाही न हो। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप सजग रहें, आप खुद का ध्यान रखें, अपने स्वजनों का ध्यान रखें, अपने परिजनों का ध्यान रखें। कोरोना के लिए जो जो सावधानियां पूर्व में बताई गई हैं उनका 100% पालन करें, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी जनहानि किसी प्रकार की न होने पाए। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संदेश आज की तारीख में जनता के लिए मेरी तरफ से है। तो ये थे हमारे साथ मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए। आपके अधिकारी कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी एक नए अधिकारी के साथ। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ वरुण द्विवेदी, जालौन। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। जम्मू के नगरोटा एनकाउंटर पर बोले पीएम मोदी, कहा सुरक्षा बलों की बहादुरी ने नाकाम की हमले की नापाक साजिश। सीएम योगी के सख्त निर्देश, सरकारी मोबाइल की हर कॉल खुद रिसीव करें डीएम और पुलिस कप्तान, रखी जाएगी नजर। देश भर में धूमधाम से संपन्न हुआ छठ महापर्व। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने मांगी मन्नतें। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 118 मौतें। मास्क न लगाने वालों पर 2000 का चालान। नोएडा गुरुग्राम में अलर्ट। यूपी में फिर बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 2858 नए केस। प्रशासन ने भी बरती सावधानी। और अब खबरें विस्तार से। बांदा में ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई है। प्रयागराज में तैनात एक सिपाही, उसकी मां और बहन का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ट्रिपल मर्डर की इस वारदात ने सभी को हिलाकर रख दिया। सूचना मिलते ही आईजी के सत्यनारायण, डीएम आनंद सिंह समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। हत्या में वांछित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही अन्य की तलाश भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में चचेरे भाइयों ने किसी बात को लेकर विवाद के बाद हमला किया। हमलावरों ने कुल्हाड़ियों व धारदार हथियारों से वारदात को अंजाम दिया। परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही मृतक सिपाही ने पुलिस चौकी जाकर दबंग पड़ोसियों पर कार्रवाई के लिए तहरीर भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो सनसनीखेज ये वारदात, आपको बता दें कि ट्रिपल मर्डर का ये मामला। बांदा की ये खबर, जहां ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी। बता दें कि सिपाही और उसकी बहन और मां की हत्या कर दी गई। बता दें कि प्रयागराज में तैनात था ये मृतक सिपाही अभिजीत। पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है हत्या की वजह।
तो बांदा का ये मामला और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत, क्या कुछ बताएंगे इस खबर पर आप हमें? देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि बांदा में एक बड़ी दिल दहलाने वाली घटना आधी रात को, शुक्रवार आधी रात को घटित हुई है, जिसमें सिपाही एक थे प्रयागराज में, जो कि बांदा निवासी थे। उनका परिवार यहीं रहता था। उनकी माँ, बहन, इन तीनों लोगों को पुलिस सिपाही अभिजीत वर्मा, उनकी माँ और उनकी बहन को उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले उनके पारिवारिक चाचा के लड़कों ने उनकी हत्या कर दी। और ये झगड़ा केवल इस बात को लेकर के हुआ क्योंकि 2 दिन पहले उनके आवास के बाहर इन्हीं दबंगों ने, जो कि पारिवारिक के घर ताऊ के लड़के थे, उन्होंने उनके घर के बाहर पुराना खाना डाला था, जो जैसे पुराने चावल थे, उनके घर के बाहर डाल दिए थे। इसको लेकर के विवाद इतना बड़ा 2 दिन से चल रहा था, जो कि शुक्रवार रात खूनी संघर्ष में बदल गया। और घर में घुस करके इन्हीं दबंगों ने, पारिवारिक चाचा के लड़कों ने, इन तीनों लोगों की हत्या की, जिसमें सिपाही अभिजीत वर्मा की और उनकी माँ और उनकी बहन की हत्या कर दी थी। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ही मामूली सी वजह बताई जा रही है, विवाद जो आपने बताया, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने सही समय पर सही कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते दबंगों के हौसले बुलंद हो गए। इसको लेकर के क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर 2 दिन पहले ही मृतक अभिजीत वर्मा की माँ ने एक तहरीर दी थी थाने में, जो उन्होंने आशंका जताई थी कि इस प्रकार से ये घटना हुई है, निरंतर झगड़ा होता है और कोई बड़ी वारदात कभी भी हो सकती है। और घटना के भी कुछ ही देर पहले अभिजीत वर्मा स्वयं अलीगंज चौकी गए थे और उन्होंने ये आशंका जताई थी कि मामला बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही और मौके पर जाकर के कोई कार्रवाई नहीं करी, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हुई है। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि ये केवल अभी की घटना नहीं थी। अगर पड़ोसियों की माने तो जब से ये लोग वहां रह रहे थे, ये आपस में किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई विवाद होता था। कभी कोई निर्माण अगर एक पक्ष कराता था तो दूसरा पक्ष उस निर्माण का विरोध करता था, या कभी हर छोटी बात को लेकर के ये लोग आपस में विवाद करते थे, बुआचाई होती थी, कलह बनी रहती थी। और ये पूरा घटनाक्रम इस अंजाम तक पहुंचा कि एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई थी। जी बिल्कुल। और आखिरकार 3 इस तरीके से सनसनी का माहौल, बड़ा मामला, ये पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची अब तक? क्या किसी की गिरफ्तारी हुई? देखिए, इस पूरे मामले में जो 3 मुख्य अभियुक्त जिन्होंने घर में घुस करके हमला किया और हत्या करी, उन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस इस मामले में आगे भी तफ्तीश कर रही है और जो भी इस अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो मामला आपको बता रहे हैं बांदा का, जहां ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी का माहौल है। बता दें कि एक सिपाही, उसकी बहन और मां की हत्या कर दी गई। प्रयागराज में ये सिपाही तैनात था। पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है हत्या की वजह। मतलब मसला था कि उनके गेट पे जो है अनाज जूठन फेंका था, तो उनकी बहन ने मना किया, तो उनकी बहन को गाली दे के भाग गए थे कल। और हम लोग, मैं और जीत और बाकी के दोस्त मेरे मार्केट कल घूमने गए थे, शाम को ऐसे अक्सर जाते हैं। तो उनकी दो बहन ने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा, वो मुझे गाली दे के भागा और मोहल्ले वालों ने भी देखा कि गाली दे के भागा। तो अब जीत आए वापस, झगड़ा वही था। वो हम लोग आज शाम को चौकी से वापस आए, चौकी में लिख दिया कि ये ऐसा ऐसा परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है लड़की का? अभिजीत वर्मा। और लड़की का क्या नाम है? निशा वर्मा। ये 2 परिवारों के बीच की घटना है जो अगल बगल में रहते थे। इसमें एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या की गई है और जो तीनों आरोपी हैं वो